ठीक है, तो ठीक है, अंशिका ने भेज दिया तो मैं यहाँ पे अंशिका का नाम लिख दूंगी। ठीक है, ओके, कैमरा खराब है, ठीक है, कोमल ने भेज दिया था। ठीक है, आप लोग मुझे थोड़ा सा बता दिया करो। ठीक है, ओके, अंजलि ने भी कर दिया था, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप लोग बस सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागो, जो चैप्टर करवा दिए हैं मैंने उसको डीप में, डेप्थ में जाके पढ़ो, क्योंकि डेप्थ में जाके ही क्वेश्चन आएंगे, ऊपर ऊपर से बेटा क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, करें हम स्टार्ट। और आज ये कंप्लीट करने का पूरा मैं वो बना के आई हूँ, मूड बना के आई हूँ। ठीक है, तो करते हैं। ये 2 क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ठीक है विवेक, आपने ये 2 क्वेश्चन करने हैं अभी फिलहाल। ठीक है, और मुझे बताना है व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। जिसका नहीं हुआ था वो देख लीजिए, और जिसका हो गया था वो कीजिए, और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सारे बच्चे ट्राई करेंगे। साक्षी ने हैंड रेज कर लिया है। ठीक है, ओके, दिया तुम ट्राई करोगी? गुड इवनिंग शैली, करो ट्राई। अर्पिता, दीपक, करो ट्राई करो। गुड इवनिंग निगम। हाँ, ओके, कौन बताएगा साक्षी के अलावा? निगम बताओ इसका आंसर। ये ऑप्शन है। ऑप्शन है क्या? कैसे? एक मिनट रुको, यहाँ पे ना वो नहीं आ रहा है। ओके, एक मिनट रुको, ए ऑप्शन कैसे आया? मुझे आंसर नहीं जाना, मुझे अप्रोच जाननी है। मैम ये √24 मैम, 4 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे उसमें। हैं, समझ नहीं आया मेरे को। अर्पिता तुम बताना। मैम इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू में दे रखी है √24। तो आपने जैसे ट्रिक बता रखी थी कि जैसे एन की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम उसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो अगर एन की वैल्यू मतलब 4 हुई तो उसका जब हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वो √24 के आसपास ही आएगा। मतलब √25 5 होता है, तो उससे थोड़ी सी कम वैल्यू चाहिए हमें, तो वो 4 ही आनी चाहिए। गॉट इट, समझ गई मैं। हाँ, और बताओ। और इसमें x की पावर n है तो 2 की पावर हाँ, हाँ मतलब उसकी पावर 2 रखेंगे तो वो 4 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर क्या है? थर्ड? यस ठीक है, थर्ड आ रहा है क्या आप बाकी लोगों का भी? यस मैम। ठीक है, देखो इसमें ना इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना था, जिसका आ रहा है वो मुझे बताता जाए चैट बॉक्स में। अगर मान लो कोई बच्चा हैंड रेज कर रहा है और मैं उससे पूछ रही हूँ, तो कोई बात नहीं, आप साइड बाय साइड अपना चैट बॉक्स में भी आंसर बता सकते हैं। तो इसमें देखो, आपको जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, और आयरन का ही होता है वो, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे मुझे अर्पिता ने बताया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, और 4 तभी होंगे जब आयरन की जो N+ है उसकी N की वैल्यू होगी 2, क्योंकि Fe2+ क्या होता है? D6 होता है, और D6 में आप कैसे फिल करते हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा 4.8 समथिंग आता है, लेकिन इसने रूट में देके आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन उठाया था, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आते हैं। ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, और आगे भी ये चलती रहेगी परंपरा, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ n इज 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बेटा। मैच द properties given in column 1 with the metals given in column 2। आज वैसे मैं पूरा ट्राई करूंगी, बट अगर कुछ रह जाता है तो फिर वो आप लोगों को घर से करने के लिए दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करूंगी। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, करो स्टार्ट। यहाँ पे 52 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है क्लास। मैच द प्रॉपर्टीज, ओके, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैम एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखाना। अलीशा ने बोला है क्या?
नो मैम, मैंने बोला। ये लो। वो अलीशा सौम्या ने ज्वाइन कर लिया है क्या दोनों ने? ओके, नहीं किया, ठीक है। ओके, हाँ मीनू आप बताएंगी? मीनू, मैम क्वेश्चन तो दिखाओ एक बार। अच्छा सॉरी हाँ ये लो क्वेश्चन देख लो भाई तुम लोग। हम इसका ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं, अच्छा ऑप्शन नहीं दिया क्या मैंने? ओके, ये एक्चुअली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसे ही था, आप लोगों को मुझे ऐसे ही बताना पड़ेगा फर्स्ट का क्या है सेकंड का क्या है, ठीक है। ए का सी। ए का सी, ओके। ऑस्मियम बिल्कुल ठीक है, आगे। सेकंड मैम का बी का ए सेकंड का आएगा, ए। सेकंड का मैंने ए। एक सेकंड मैंने सबसे नहीं पूछा ना, मैंने मीनू से पूछा। आप लोग जब बोलना होता है तब नहीं बोलते हैं आप लोग, टेस्ट में बोल मैम के सेकंड दिखाया का ए करो। होगा। मीनू आप बता रही हो ना सेकंड का है? यस मैम। ओके, और थर्ड का? बी। थर्ड का मैम बी? इसका डी होगा। मैम बी होगा इसका, क्रोमियम। यस क्रोमियम होगा, बिल्कुल ठीक बोला। मैंने कहा जिससे पूछ रही हूँ वही आंसर करेगा, बाकी लोग आप चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। शायद मेरी एक बात बोलने के बाद समझ जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ओस्मियम की होगी, बिल्कुल एकदम ठीक बोला। ये बिल्कुल अपना एनसीईआरटी से ही उठा हुआ है ये क्वेश्चन। और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो 3D रोज में है वो मैग्नीज दिखाता है +7 तक। और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है क्रोमियम को होता है। मैग्नीज को मत कर देना, याद करो ये डिप आता था उसमें ग्राफ में, और ये डिप मैग्नीज के लिए होता था, तो मैग्नीज को मत कर देना। ये वाला क्रोमियम के लिए था, तो ध्यान रखना इस बात को। क्रोमियम का होगा 3D ब्लॉक में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अगर पूरे डी ब्लॉक में पूछ ले तो आपका आंसर होगा टंगस्टन, ठीक है। यहाँ पे ओस्मियम भी दे सकता था एग्जामिनर, रुदेनियम भी दे सकता था, तो ध्यान रखना दोनों ही +8 ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। आगे चले, प्रॉपर्टीज पे चले हम लोग। चलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज में चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों की पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टी है। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है प्लीज देखिए एक बार, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट विच इज K2Cr2O7, इनके जो कलर है वो रट्टा मार लो, इसका कलर होता है ऑरेंज येलो। हो सकता है किसी बुक में आपको रेड ऑरेंज कलर भी लिखा हो, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये देखना है कि ये प्रिपेयर कैसे होगा। तो ये वाली सारी इक्वेशन आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ याद करवाने नहीं बैठूंगी, ऑलरेडी डिटेल में ये चैप्टर मैंने कराया हुआ है, ठीक है। आपको क्रोमाइट और लेना है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर लोगे तो आपको ये मिलेगा सोडियम क्रोमेट मिलेगा, ठीक है। सोडियम क्रोमेट मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, और CO2 गैस जो है वो आपकी बाहर निकलेगी, ठीक है। उसके बाद जो ये है येलो कलर का है, कलर आप लोगों को याद होने चाहिए जिसके भी एनसीईआरटी में कलर दिए हुए हैं इन रिएक्शंस के, ठीक है। जैसे आपने उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराया, यू विल गेट सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसका ऑरेंज कलर होता है। और फिर सोडियम डाइक्रोमेट को जब आप KCl के साथ कराएंगे तो आपको मिल जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसकी हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, सोडियम डाइक्रोमेट ज्यादा सोलुबल होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट से, ध्यान रखना। पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे आप लोगों को, सोडियम डाइक्रोमेट ज्यादा सोलुबल होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं बताओ भाई इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको हर एक चीज के लिए रेडी रहना है। तो ये जो एक एक आप लोगों के एनसीईआरटी में रिएक्शंस है वो आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इस पे तो जितने आप स्टार लगाएंगे ना उतने कम है, पीएच पे डिपेंड करता है। ये देखिए बेटा, जो आपके ऑरेंज क्रिस्टल्स है पोटेशियम डाइक्रोमेट के वो बाहर निकल जाएंगे। और ध्यान रखना जो क्रोमेट है, क्रोमेट क्या होता है CrO4 2 और आपका डाइक्रोमेट होता है, सॉरी CrO4 नेगेटिव और डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2, ठीक है। एक सेकेंड, नेगेटिव लिख दिया क्या मैंने, सॉरी 2, ठीक है। हाँ, दोनों ही आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। कैसे, क्यों, डिपेंड करता है पीएच पे। अगर आप पीएच चेंज करोगे, पीएच अगर आप बहुत ज्यादा कर दोगे, पीएच कम हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट करेगा। अगर आप एसिडिक मीडियम रखते हो, एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है, पीएच कम करना पड़ेगा। और अगर आप पीएच कम करोगे तो क्रोमेट से बच्चे किस में चेंज होगा, डाइक्रोमेट में। लेकिन अगर आप पीएच बढ़ा देते हो तो डाइक्रोमेट किस में चेंज हो जाएगा आपका, क्रोमेट में, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, येलो, पता होना चाहिए, और इसका ऑरेंज,
पीएच कम करोगे येलो से ऑरेंज हो जाएगा, और अगर पीएच बढ़ाओगे तो ऑरेंज से येलो हो जाएगा। ये चीज जो है ध्यान रखनी है तुम लोगों को, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा ना, एक मिनट लिखा हुआ मैं, एक मिनट को, येलो और ये ऑरेंज, तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये दोनों इक्वेशन बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम एक बार पीछे वाली साइड दिखाना। नोट डाउन कर रहे हो क्या आप लोग? मैम बस वो अपनी एनसीईआरटी में लाइन लगा लो बेटा, ठीक है। उसके बाद है इनका स्ट्रक्चर, क्रोमेट का और डाइक्रोमेट का। देखो इससे क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन इतना ज्यादा नहीं आया हुआ नीट में, और हमेशा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इस बार वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से अगर उनको क्वेश्चन सेट करना हुआ तो स्ट्रक्चर से करेंगे वो लोग। अब स्ट्रक्चर में भी ना कम से कम 6-7 चीजें हैं जो आपको इस स्लाइड में 6-7 क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। पहला, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है क्रोमेट का, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, और आपको हो सकता है कुछ बच्चों ने ऐसे ध्यान रखा हो, ये होता है। मैं इसको गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं इसको बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रही हूँ, ये भी ठीक है स्ट्रक्चर, बट जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है ना, थोड़ा हमें उसको कंसिडर करके चलना पड़ेगा, तो इसीलिए आप यही वाला स्ट्रक्चर जो है वो कंसिडर करेंगे क्रोमेट का, ठीक है। डाइक्रोमेट में क्या होता है, ये देखो CRO CR बॉन्ड होता है, ब्रिजिंग होती है, ठीक है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, पहली चीज हो गई। अब आपको इसकी ज्योमेट्री ध्यान रखनी है, ये क्या है आपका टेट्राहेड्रल है, और ये भी क्या है आप लोगों का टेट्राहेड्रल है, ठीक है जी, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखोगे, इसका कलर येलो होता है, इसका कलर येलो होता है, और इसका कलर ऑरेंज होता है, ठीक है। अब येलो, अब ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि इसका येलो कलर किस वजह से आया है और उसका ऑरेंज कलर किस वजह से आया है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये LMCT की वजह से आया है, और ये भी किसकी वजह से आया है, LMCT की वजह से आया है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि दोनों में क्रोमेट और डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दोनों में, और अगर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो D0 होगा, और यहाँ पे भी D0 होगा। डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं डिटेल में जाऊंगी, ठीक है। जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो करा रही हूँ, डिटेल में पढ़ना है तो मेरा बहुत 8 दिन में मैंने कंप्लीट कराया, पूरा चैप्टर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये भी क्या होगा आप लोगों का डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर हो रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और भी पॉइंट्स है क्या? यस, और भी पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या चीजें हैं वो, ठीक है। पहली तो ये चीज है कि यहाँ पे देखो, इधर आओ, जो ये CRO ये वाला बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, देखो CRO वाली कितने की, 179 पिकोमीटर, देख पा रहे हो। जो ये ब्रिजिंग वाले CRO के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, 179 पिकोमीटर, जबकि जो ये टर्मिनल, इधर आओ, जो ये टर्मिनल है CRO4 कह रही हूँ, CRO के बीच में वो कितना है, 163 पिकोमीटर। देख रहे हो, जो ब्रिजिंग वाली बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है आप लोगों की। अगर मैं इसको x नाम दूं, इसको y दूं, तो x क्या है, y से ज्यादा है। ये चीज ध्यान रखनी है। आपसे ये पूछ सकते हैं क्या डाइक्रोमेट में ब्रिजिंग है, यस है। आपसे ये पूछ सकते हैं कितने टर्मिनल CRO बॉन्ड है, आप बता सकते हैं 6 CRO है। तो एक एक चीज करनी है, ऊपर से करके जाओगे, पढ़ के जाओगे तो फंसोगे, ठीक है। इसीलिए 3 चैप्टर प्रिपेयर करो टेस्ट के लिए, लेकिन बहुत डेप्थ में जाके प्रिपेयर करो। ऊपर से नीट का पेपर आता है, ऐसे थोड़ी ना डॉक्टर बन जाओगे ऊपर से पढ़ के जाओगे तो, और वो अंदर तक पूछेगा, ठीक है, डेप्थ में जाके पूछेगा, क्योंकि उसने सिलेबस बहुत रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ओके। उसके बाद जैसे अभी मैंने बोला, इसका जो स्ट्रक्चर है हम लोग ऐसे बनाते हैं, एक मिनट रुको मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसा, अगर आपसे पूछ ले ये x है ये y है, x और y की बॉन्ड लेंथ सेम होगी या डिफरेंट होगी, कोई मुझे बता पाएगा, सेम होगी या डिफरेंट होगी इन क्रोमेटाइन? मैम y वाला कौन सा है? y वाला ये रहा मैम सेम होगी, सेम होगी। प्रांशु क्यों? मैम रेजोनेंस हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे लिख लेना, ये मैंने लिखवाया हुआ है नोट्स में वैसे, ठीक है। x और y बराबर होंगे रेजोनेंस की वजह से। मैम सॉरी फॉर लेट हो गया था। कोई बात नहीं,
नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ठीक है, ओके। और इसमें क्या करोगे, इसमें भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक्स वाली ज्यादा होगी या वाई वाले ज्यादा होगी, हालांकि वो थोड़ा लेवल अलग हो जाता है, मतलब इतना नहीं आता है पेपर में, तो आप इतना जरूर ध्यान रखेंगे। किसी को वो देखना है तो आप उसमें देख सकते हो, नोट्स में मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है कि जो एक्स और ये वाई है ये सेम नहीं होगी, ये सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, चलो बता ही देती हूँ, क्योंकि बात छेड़ दी है तो मैंने। इसके पास लोन पेयर है, अपन ऐसे करते हैं, देखा जाए तो ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर भी जा रहे हैं रेजोनेंस में और इधर भी जा रहे हैं, पहली चीज तो ये। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इस तरीके से जा रहा है, एक मिनट को ऐसा, ठीक है। तो जो आपकी ये वाली है, ये जिसको वाई वाई नाम दिया हुआ है, वाई छोटी है एक्स से, ध्यान रखना, वाई छोटी है एक्स से, ध्यान रखना। सिर्फ लिख लो अपनी नोट, उसमें बुक में मेंशन कर लो। इंपॉर्टेंट ये वाला है, अगर नीट में पूछेंगे तो यहाँ तक ही पूछेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर उनको कुछ सोच रखा हो कि भैया यहाँ से तो हम मुश्किल क्वेश्चन बनाएंगे तो ये पूछ सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जो जो इन स्ट्रक्चर में आप लोगों को ध्यान रखनी है, पहला स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, कलर ध्यान रखना है, कलर किस वजह से आया, डाया है या पैरा है, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में सेम होती है, कलर किस वजह से आया ये ध्यान रखना है, बोन लेंथ के बारे में ध्यान रखना है, ब्रिजिंग बोन लॉन्गर है अपना टर्मिनल से, टर्मिनल कितने हैं, ठीक है। और क्या ध्यान रखोगे, सीआर ओ सीआर का एंगल भी ध्यान रखोगे, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में दे रखा है, और एनसीईआरटी में दे रखा है तो वो पूछ सकते हैं आपसे, समझ गए मेरी बात। एनसीईआरटी में दे रखा है तो एग्जामिनर पूछ सकता है कितने का एंगल होता है, ठीक है। हो गया यहाँ तक, चलूं आगे। हाँ जी, एक बार थम्स अप दे दो, फिर मैं आगे चलती हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद है देखो नेक्स्ट इक्वेशन। देखो वैसे तो ये ना आपका रिडोक्स चैप्टर है, मतलब रिडोक्स चैप्टर में से ये इक्वेशन उठाई हुई है। अगर आप लोगों ने रिडोक्स चैप्टर पढ़ा होगा तो ये जो इक्वेशन होती थी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होती थी, एक तो KMnO4 वाली और पोटेशियम डाइक्रोमेट वाली। तो इसको बैलेंस करना आप लोगों को बेटा आना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे, पहले ये समझोगे कि सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, पहली चीज। उसके बाद जो अभी मैंने बताया था ना, सोडियम डाइक्रोमेट की ज्यादा सोल्युबिलिटी होती है पानी में, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जब आप अपने 11th और 12th क्लास में KMnO4 के साथ टाइट्रेशन की होगी, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, हो सकता है करी भी हो नहीं भी करी हो। प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब होता है लेस रिएक्टिव मोर सिलेक्टिव, रिएक्टिव कम होता है, सिलेक्टिविटी इसकी ज्यादा होती है, तो इसको हम चूज करते हैं एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जैसे आप KMnO4 को भी रेट में लेके उसका वॉल्यूम वगैरह कंसंट्रेशन निकालते हैं, वैसे आप इसको भी यूज करते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या ये सभी को आती है बैलेंस करना, प्लीज टेल मी। क्या मोल कॉन्सेप्ट कह रही हूँ, रिडॉक्स में सीखा था ये आप लोगों ने, नहीं सीखा, सीखना। अगर नहीं सीखा, अनीशा कह रही है नहीं सीखा, तो बेटा फिर रिडॉक्स करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, ये इक्वेशन नहीं समझ में आता तो रट्टा मारो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कैसे है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, इधर आओ, ये देखो Cr2O7 2 नेगेटिव है, यहाँ से क्रोमियम 3+ बनेगा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। +6 आएगी इसकी, एक बार बताओ मेरे को, ठीक है, +6 आएगी, ठीक है, और इसके +3। तो पहले हम क्या करते हैं, जब आप लोग मेरा रिडॉक्स का देख लेना रिकॉर्डेड लेक्चर, मैंने 3 दिन में खत्म करवाया हुआ है 11th क्लास को, उसमें सब कुछ मिल जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पहले तो बैलेंस करते हैं, जो सेंट्रल एटम है शुड बी बैलेंस। तो यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 ही होने चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका बहुत एक अच्छा तरीका हो सकता है, कुछ बच्चों ने पहले ही कर रखा हो। आपको क्या करना है, जो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट है, रिएक्टेंट वाली साइड में और प्रोडक्ट वाली साइड पे, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम की, उसको माइनस करना है, कर दिया। फिर इनटू करना है नंबर ऑफ, जो ये स्टोइकियोमेट्रिक आपका ये है, कितने आपने क्रोमियम लिए हैं उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना। कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना मस्ट है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन का। देख पा रहे हो बच्चों इधर, यस मैम। इस तरीके से आया। तो आप ऐसे किसी भी रिएक्शन के लिए निकाल सकते हो, किसी भी रिएक्शन के लिए। फिर पानी बैलेंस करना होता है, जैसे 7 ऑक्सीजन की कमी है तो 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए राइट हैंड साइड पे। फिर 14 H+ की कमी हो गई, ये देखो 7 2 14, और उसको राइट हैंड साइड आपने बैलेंस कर दिया। बिल्कुल इस तरीके से होती है ये सारी रिएक्शन,
ठीक है, कहाँ से करोगे? अगर सीखना अगर बिल्कुल भी नहीं आती है रिडॉक्स, तो 11th के रिकॉर्ड जो मैंने बिटली शीट का लिंक अपलोड किया है वहां पे देख लेना, 3 दिन में कंप्लीट करवा दिया रिडॉक्स, वहां पे आप देख लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों क्या ध्यान रखना है? उसके बाद ये रिएक्शन ध्यान रखनी है आप लोगों को, क्योंकि मैंने अभी बोला कि पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। अब किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा? इधर आ जाओ। आई नेगेटिव को I2 में करेगा, ठीक है, सल्फाइड को सल्फर में करेगा। ये पता चल गया ना 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? यहाँ से आया, ये यहाँ से क्रोमियम वाले से। ठीक है, टिन प्लस 2 को टिन प्लस 4 में करेगा, फेरस को किस में करेगा? फेरिक में करेगा। ठीक है, ठीक है, देखो मैंने इसको याद भी कराया था, एक सॉन्ग फिर से सुनाओ, ऐसा करके मैंने याद करवाया था, बट आप लोगों को ऐसे भी याद हो जाता है तो चलेगा। आई नेगेटिव से I2, ठीक है, और आपका सल्फर से सॉरी सल्फाइड से सल्फर, टिन प्लस 2 से टिन प्लस 4, फेरस से फेरिक, यानी कि Fe2 प्लस से Fe3 प्लस। ठीक है, ये उसमें था KMnO4 में था, इसमें नहीं था। और ये देखो एनसीईआरटी, इधर आओ इधर आओ, एनसीईआरटी वालों ने एक इक्वेशन बना के दे दी प्रॉपर, देख पा रहे हो आप, विद बैलेंसिंग, देख पा रहे हो? तो ये ऐसे आप सबकी पता होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, जब आप आई नेगेटिव लोगे तो उस केस में कैसे होगी बैलेंस्ड। हालांकि एनसीईआरटी ने सिर्फ एक दे रखी है, तो इट डजंट मीन कि बाकी नहीं पूछ सकता, वो पूछ सकता है। तो इसलिए कह रही हूँ ये इक्वेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आज आपका काम क्या है? ये सारी, जैसे एक इक्वेशन इसने लिखी हुई है, सारी आप अपनी एनसीईआरटी में लिखेंगे। ठीक है, कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। ठीक है जी, मैम ये तो क्वेश्चन भी आते हैं हमारे CBSE में बैलेंसिंग के। हाँ, और इसमें भी आपको करनी है। अगर बहुत आती है तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं आती है तो सीखनी है रिडॉक्स वाले चैप्टर से और करनी है आपको इस चैप्टर के लिए। मैम बस ठीक ये है? बता दो कि एसिडिक मीडियम में जो O का होता है उसमें क्या ऐड करना पड़ता है? जैसे इस साइड O ज्यादा है तो उस साइड क्या बैलेंस करना हाँ, पड़ता है? उस देखो एसिडिक मीडियम में मैं बता देती हूँ आप लोगों को, पानी ऐड करना होता है। जितने भी ऑक्सीजन की कमी होती है पानी ऐड कर दो। यहाँ पे 7 है ना ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पे 0 था, तो मैंने क्या किया? 7 पानी के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। अब मेरे पास H+ की कमी होगी, यहाँ पे कितने हैं? 14, तो मैं क्या करूंगी? लेफ्ट हैंड साइड 14H+। ठीक है, एक बार देख लेना वो रिकॉर्डिंग मेरे कहने पे, बहुत छोटी सी है, ज्यादा नहीं, उसके अंदर प्रैक्टिस ही करवा रखी है मैंने, एक बार देख लेना आप तो। ठीक है, चलिए ये देखो, ये वाली कुछ इक्वेशन है जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आई हुई है बेटा पहले। ठीक है, तो ये आप लोगों को कर दी है, तभी मैंने पहले यहाँ पे मेंशन कर दी। मैंने अपने जब डिटेल में कराया था तब भी ये मैंने मेंशन कर दी थी। जब आप डाइक्रोमेट की रिएक्शन कराते हो एसिडिक मीडियम में SO2 के साथ, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्रोमियम सल्फेट में चेंज हो जाता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है कॉम्प्लेक्स। याद रहेगा मैम? याद करनी है? यस, याद ही करनी है, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको CrO5 मिलता है। CrO5 इस तरीके से होता है बेटा, बटरफ्लाई जैसा। अब एग्जामिनर आपसे पता है क्या पूछेगा कि डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवाइए एसिडिक मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ठीक है, उसमें सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? बताओ जी, कौन बताएगा? दिया ट्राई करोगी? दिया, शैली? मैम 2 मिनट, मैम 2 मिनट पर। नहीं, जिससे पूछा वही बताएगा। आपने कलर भी लिखवा दिया इसका। कलर वही है जिससे मैं जिस कलर से मैंने बनाया है ये। हाँ, बस मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो क्या होगी। क्या होगी? 2, क्या बोल रहे हो शैली? 3 कैसे होगी बेटा? 6 होगी, हाँ 6 होगी। ठीक है, -2, -1, -1, -1, -1, तो कितनी हो गई? +6। 10 मत लिख के आ जाना, यूं का यूं, क्रोमियम तो होती नहीं है +10 में, मैक्सिमम उसकी +6 तक जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। इन द डाइक्रोमेट अनायन, अब क्वेश्चन की बरसात होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन करो बेटा ये। नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, ओके। इन द डाइक्रोमेट आयन, जस्ट इफ यू नो द आंसर देन रेज योर हैंड। मैं जो भी हाथ खड़ा करेगा मैं उसी से पूछूंगी। बाकी बच्चे जब वो स्टूडेंट बता रहा होगा यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। ओके, डाइक्रोमेट में क्या होगा? ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, 5 सेकंड का और टाइम दे रही हूं मैं। 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, आई थिंक टाइम्स अप। ठीक है,
ओके, दीपक प्रजापति, मैम बी। बी आएगा। वैसे इस पे टिक लगा हुआ इसलिए तो देख के नहीं बोला ना। नो मैम, बताया था आपने। अच्छा, सारे क्यों नहीं होंगे, ये क्यों नहीं हो सकता? ऑल CRO बोन्स आर इक्विवेलेंट, दीपक। मैम इसमें ब्रिज वाली लिंकेज होती है ना, तो उसमें शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे जो टर्मिनल वाले होते हैं ना, जो आपके उसमें एनसीईआरटी में दिखाए हुए, देखो ये, ठीक है, सिर्फ ये टर्मिनल वाले जो हैं उन्हीं का बॉन्ड लेंथ जो है बोन्स इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि ब्रिजिंग वाले क्या होते हैं, बड़े होते हैं टर्मिनल वाले से। ठीक है जी, क्लियर। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो, ये जेई का था, हालांकि नीट में भी आया हुआ, बट जेई वालों ने इसको ये बना दिया, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला करके बना दिया। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट सोल्ट इज। सेम क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, बट ये जेई का था, ये वाला बिल्कुल जो पूछा है इन्होंने। यस, करिए हैंड रेज, 5 सेकेंड्स मोर। बस 8 बच्चों ने हैंड रेज किया। दिया, शैली, भाई अब लोग, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ जो 400 प्लस जिसके मार्क्स आए हैं कल। प्रियांशु, अर्पिता, मैम जी का होगा इसका आंसर। मैंने पूछा आपसे बेटा, मैंने तो पूछा ही नहीं नाम लेके, मैंने कहा जिन्होंने हैंड रेज किया उनसे मैं पूछूंगी। ठीक है, ऐसे मत करना प्लीज। ठीक है, ओके, इसका आंसर चलो बता ही दिया अब शैली ने कि 0 आएगा। ठीक है, K2Cr2O7, ठीक है, और आपका K2CrO4 दोनों में +6 होती है, तो जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन आपकी पोटेशियम परमैग्नेट। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए, मस्त मजे से करना। ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट होता है KMnO4। देखो, एक होता है मैग्नेट, एक होता है परमैग्नेट, तो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, परमैग्नेट होता है KMnO4, मैग्नेट होता है K2MnO4। ठीक है, इसका कलर होता है पर्पल, डार्क पर्पल होता है, डार्क पर्पल। ठीक है, और इसका होता है ग्रीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो आइए, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, वही एनसीईआरटी में है, तो ध्यान तो रखना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जहां से मुझे लग रहा है इस बार क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जामिनर ने यहाँ से सेट किया, वो मैं लाइन बताती हूँ आप लोगों को। पहले देखो आप कैसे बना सकते हो। MnO2 को क्या बोलते हैं और इसका नाम क्या है मुझे बताना चैट बॉक्स में। ठीक है, जब आप MnO2 का फ्यूजन करा रहे हो विद मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, आपको मिल रहा है मैग्नेट मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है, पोटेशियम मैग्नेट मिल रहा है, ये स्पायरोलिसाइट। ठीक है, ग्रीन कलर का मिल रहा है। ठीक है, और जैसे ही आप इसके इधर आओ, जैसे ही आप पोटेशियम मैग्नेट की हाइड्रोलिसिस कराते हो इन एसिडिक मीडियम, यू विल गेट, जो आपको प्रिपेयर करना है वो क्या करना है, पोटेशियम पर मैग्नेट विच इज KMnO4, या यू कैन ऑल्सो राइट MnO4 नेगेटिव। जो ये इक्वेशन है ना, इस पे लगा लो 5 स्टार लगाओ, 10 स्टार लगाओ, 12 25 जितने भी लगाओ ना कम है। ये वाली जो इक्वेशन है ना, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ठीक है, यहाँ पे देखो इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है MnO4 2 नेगेटिव में, और यहाँ पे +7 है और यहाँ पे +4 है। क्या ये एग्जांपल है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का? यस मैम। एक मैंने वो कॉपर वाली बताई थी और एक मैंने ये वाली भी बताई थी, दोबारा आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो सेम स्पीसीज का अगर ऑक्सीडेशन होता है और इस सेम स्पीसीज का रिडक्शन होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अगर सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी सेम स्पीसीज का रिडक्शन भी हो रहा है, तब हम बोलेंगे वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। आई होप ये इक्वेशन आप लोगों ने रट डाली, अभी के अभी रटो, अगर नहीं रटी तो। ठीक है, MnO4 2 नेगेटिव से जाएगा MnO4 नेगेटिव और MnO2, यानी कि +6 से +7 और +4 बनेगा। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, करनी है करो, नहीं करनी छोड़ दो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए
उसके बाद आते हैं ये देखो लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं KMnO4, आप Mn2+ का सोल्ट लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फेट। इसको तो मैंने बहुत बार किया था, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है पता होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या बनता है MnO4 नेगेटिव बनता है, और जो ये पर ऑक्सो डाइसल्फेट है वो सल्फेट में चेंज हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन सकता, डेफिनेटली बन सकता है यहाँ से। ठीक है, अच्छा इतना ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इक्वेशन भी, ये वाली रिएक्शन भी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म कर देते हैं, टेम्परेचर भी लर्न करो इसका 513 केल्विन, लर्न करो 513 केल्विन पे जब आप इसको हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है, पर मैग्नेट तो था ही। देखो आपने क्या किया था अभी स्टार्टिंग में जो हमने प्रिपेयर किया था, इधर आओ, क्या किया था आपने, मैग्नेट से पर मैग्नेट किया था। अब उसको जैसे तोड़ोगे तो उल्टा हो जाएगा, पर मैग्नेट से आपको मैग्नेट मिल जाएगा और MnO2 मिल जाएगा, ये ब्राउन कलर होता है। ठीक है, O2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, देखो इधर ध्यान से। ठीक है, तो उसके बाद आ जाओ इंपॉर्टेंट, फिर दोबारा आ गया क्वेश्चन किस पे, स्ट्रक्चर पे। देखो इन जो एनसीईआरटी वालों ने स्ट्रक्चर बना रखे हैं वो क्या, अभी क्वेश्चन की बरसात होने वाली, मैं यहाँ पे कम से कम आपसे 6-7, ये देखो इतने सारे क्वेश्चन करवाने आज मेरे को, तो इसलिए जो समझा रही हूँ ना ध्यान से सुन लो। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या है, इधर देखो एनसीईआरटी वालों ने जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, ये ग्रीन कलर का होता है, मैंने बताया मैग्नेट वाला, और आपका पर मैग्नेट पर्पल कलर का होता है। पहली चीज कलर और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, ये भी टेट्राहेड्रल है वो भी टेट्राहेड्रल, आई होप इतना क्लियर हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज आती है कलर किस वजह से आ रहा है, कलर ग्रीन किस वजह से आ रहा है एंड कलर पर्पल किस वजह से आ रहा है, ग्रीन और पर्पल किस वजह से आ रहा है। मैं बताऊं हाँ साक्षी, मैम, ग्रीन कलर डीडी ट्रांजिशन की वजह से आ रहा है और पर्पल कलर LMCT की वजह से आ रही है। डीडी ट्रांजिशन से आ रहा है और इससे LMCT से आ रहा है, क्योंकि जब आप K2MnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +6 आएगा और Mn में D1, बेसिकली उसका कॉन्फ़िगरेशन D1 हो जाएगा, जबकि इसमें आप निकालेंगे तो D0 हो जाएगा, क्योंकि +7 है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो D0। ठीक है, ये पैरा हो जाएगा और ये वाला डाया हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पैरा हो जाएगा और ये डाया हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या ध्यान रखना है, इधर आओ इधर आओ, ये भी ध्यान रखना है, इट्स इंटेंस कलर, इट्स डायमैग्नेटिज्म अलोंग विद टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है इसका बिहेवियर। ये वैसे तुम्हारा ग्रेजुएशन में आता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है TIP। ठीक है, बट यहाँ पे एनसीईआरटी वालों ने एक लाइन लिख दे, तो इस लाइन को बस मेरे कहने पे याद रख लेना, TIP टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, यस, p-pi-d-pi बैक बॉन्डिंग, p-pi-d-pi बॉन्डिंग होती है ना, ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल और मैग्नीज की d ऑर्बिटल, d-pi p-pi बॉन्डिंग होती है, d-pi p-pi बॉन्डिंग होती है, और ये वही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक बार देख लो। ठीक है, स्ट्रक्चर, इधर आओ, क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, कलर किस वजह से आता है, ठीक है ध्यान रखना है, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम इक्वेशंस पे। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है, देखो पर मैग्नेट जो है ना, मतलब जो आपका पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसकी रिएक्शन आपको 3 मीडियम में पढ़ने, कौन कौन सी, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक। एसिडिक, न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन। स्लाइटली एल्कलाइन का मतलब थोड़ा सा बेसिक है, और बेसिक मीडियम बोलो तो स्ट्रॉन्ग बेसिक वाली कंडीशन। तो ये 3 में आपको पढ़नी है पोटेशियम पर मैग्नेट की रिएक्शन। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी 135 बना से। यस मैम। ठीक है, ये बना बोले तो ये क्या है, एन फैक्टर है। ठीक है, बी मतलब है बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। ठीक है, ये याद कर लो, फायदे में रहोगे, बहुत फायदे में रहोगे, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे इससे। ये न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम के लिए है, उसके बाद और ये आपके लिए है एसिडिक, एसिड एसिडिक मीडियम के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। और अब क्या चीज है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो KMnO4 है, विच इज योर पोटेशियम पर मैग्नेट, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो भी दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ये देखो 135 बना, इधर देखो, ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो 1 किसके लिए, बेसिक मीडियम के लिए, देख पा रहे हो, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ये कौन सा, न्यूट्रल के लिए, 5 के लिए एसिडिक के लिए। और ये आपको ध्यान रखना है फिर,
कि MnO4 नेगेटिव से MnO4 2 नेगेटिव बनेगा बेसिक में, ठीक है। और एसिड क्या बोलते हैं 3 वाला किसके लिए, न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में MnO2 बनेगा, यानी कि +7 से +4 जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा एसिडिक मीडियम में +7 से +2 जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए मैंने ये आपको ट्रिक से बता दिया है, अब कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। और ये देखो, ये देखो ऑक्सैलिक एसिड, जिंदगी भर याद रखना, ऑक्सैलिक एसिड का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो भैया वो CO2 में कन्वर्ट होता है। Fe2+ जाएगा फेरिक आयंस में, नाइट्राइट जाएगा नाइट्रेट में, आयोडीन जाएगा आयोडाइड में। ये क्या है, जब एसिडिक मीडियम लिया है मैंने, ठीक है। आज आपको क्या काम करना है पता है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, ताकि परसों जब मेरी कोऑर्डिनेशन की क्लास हो तब तक सब बच्चों ने जो जो मैंने काम दिए हैं उसको निपटा दो इन सब चैप्टर के, और इंक्लूडिंग ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस है। क्लियर है? ये देखो एसिड सॉल्यूशन में यही है, I- टू I2 जाएगा, Fe2+ से Fe3+ जाएगा, ठीक है। ऑक्सल देखो ऑक्सलेट आयन से CO2 बनेगा, सल्फर से आपका क्या बनेगा, सल्फाइड बनेगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, सल्फाइड से सल्फर बनेगा, ठीक है। सल्फाइड से देखो सल्फेट बनेगा, इधर देखो दिख रहा है सबको, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। एक मिनट, ये क्यों नहीं हो रहा, हाँ नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इस रिएक्शन पे लगाओ स्टार। न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम का मतलब है स्लाइटली बेसिक, तो ध्यान रखना उसमें I- नेगेटिव से ना I2 नहीं बनता बच्चे, आयोडेट बनता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी हम आयोडाइड से आयोडीन बना रहे थे, एसिडिक वाले में KMnO4 में भी हम I2 बना रहे थे, बट इन केस ऑफ न्यूट्रल वाले मीडियम में या स्लाइटली एल्कलाइन में हमें आयोडेट बनाना है। मेक श्योर ये आप ध्यान रखो, और इसमें आपको आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता होनी चाहिए, कितनी निकालोगे, एक बार पेपर में आया था, कितनी होगी, X-6 + 5 होगी, ठीक है जी, देख पा रहे हो, ठीक है। ये लाइन लर्न करो, इधर आओ, इधर आओ, क्वेश्चन मिलेगा आपको। थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिवली टू सल्फेट, ये किसमें ऑक्सीडेशन हो गया है, सल्फेट में हो गया है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। इधर आओ, ये वाली रिएक्शन, ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहती हूँ तीनों पे स्टार लगाओ। नेक्स्ट में क्या है, जो मैग्नेस साल्ट है विच इज योर Mn2+, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा Mn2 में, किसकी प्रेजेंस में, जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड, जो कि इस ऑक्सीडेशन को क्या कर रहे हैं, कैटलाइज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल दिया मैंने, ये तीनों की तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पहली I- से आयोडेट में चेंज होगा, थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज हुआ है किसमें, सल्फेट में। दूसरा मैग्नेस साल्ट हो रहा है किसमें, MnO2 में, और यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह कौन काम कर रहा है, कैटलाइज कौन कर रहा है इस रिएक्शन को, जिंक सल्फेट ले सकते हो या जिंक ऑक्साइड ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और मैंने किसमें बताई है, न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में बताई है, ठीक है। ये वाली चीज तो हमें पता ही होती है कि MnO4 नेगेटिव इसमें चेंज होने वाला है, बस इसमें ये एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा ये चीज नोट करके इन्होंने लिखा हुआ है कि पर मैग्नेट टाइट्रेशन HCl में यूज करोगे तो रिजल्ट अनसेटिस्फैक्टरी आएगा, क्योंकि HCl का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको नहीं मिल पाते हैं ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। इसलिए हम क्या करते हैं, वो टेस्ट ट्यूब भर के डालते हो H2SO4 की आप लोग लैब में। याद आ रहा है? यस मैम। आना चाहिए याद, दिमाग ना बिल्कुल ऐसा खुल के बैठना चाहिए इस टाइम पे। ओके, ये पढ़ लो एक बार, ये आप लोगों के काम की यूजेस भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। ओके, ये देखो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सुपर डुपर। दीपक आपने कुछ बोला क्या? नो मैम। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बोला। ओके, ये वाली देखो इक्वेशंस रटो अभी के अभी। पहला, अगर पोटेशियम पर मैग्नेट को ये तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो मैंने अपलोड की हुई है, अगर किसी ने देखा हो, लग नहीं रहा वैसे, देखा हो तो ये रिएक्शन बहुत है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, कि अगर आप पोटेशियम पर मैग्नेट की रिएक्शन कराते हो एसिड H2SO4 के साथ तो आपको ग्रीन ऑयली कंपाउंड मिलता है, बस इसको रट लेना, ग्रीन ऑयली कंपाउंड मिलता है Mn2O7, ठीक है। अगर आप SO2 की रिएक्शन कराते हो पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ, जो कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो क्या करता है, पर्पल कलर को कलरलेस कर देता है। ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट का है कि उस गैस का नाम बताओ जो कि क्या करता है, पोटेशियम पर मैग्नेट को डीकलराइज कर देता है। उस गैस का नाम क्या है, SO2 नाम है। क्लियर है? जल्दी बताइए मेरे को।
यस मैम। ठीक है, उसके बाद अगर तुम एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन पर ऑक्साइड से कराते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, वाटर। ये तो हमें पता है, ये तो मैंने रटवा दिया 135 बना से। इसमें मिलता क्या है, वाटर और O2 गैस मिलती है। ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, और एनसीईआर मैं फिर बोल रही हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि वो आप कर रहे हैं। तो मैं हर चैप्टर की अपलोड करती जाऊंगी। अभी मैंने DNF लोग का LN का मॉड्यूल अपलोड कर दिया है वहां पे, और वो भी कर दिया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, तो पहले जो इंपॉर्टेंट है वही करो। पहले इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता है, मेरे नोट्स में दिए गए सारे मेरे क्वेश्चंस। उसके बाद आप लोगों का वो MTG के PYQs। क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो सारे बच्चे? चलिए, हर क्वेश्चन के लिए आप, हाँ ये लो बेटा, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड दूंगी। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को 10 सेकंड दूंगी, और 7:46 हुए हैं, ट्राई करेंगे कि 10 मिनट में या 7-8 मिनट में खत्म कर लें। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, ये अच्छे से रीड करना, जल्दबाजी में रीड मत करना, और सारे क्वेश्चन एक से एक बढ़ के हैं। Highest oxidation state of Mn is exhibited in Mn2O7. The correct statement about Mn2O7 are. ये पिछले उससे भी हो सकते हैं जो मैंने कराया लास्ट उसमें। 10 सेकंड दिए हैं मैंने आप लोगों को। साक्षी का हैंड रेज हुआ है, बाकी लोग टाइम्स अप करो। हैंड रेज तो करने ही है, बेशक मान लिया बोल दिया मैंने टाइम्स अप, हैंड रेज तो करने ही है। गूगल से मत देखना, कोई फायदा है नहीं। ठीक है, ये कुंजन आप बताओ। ए मैम। AMC? यस मैम, टू क्योंकि टेट्राहेड्रल तो होता है और ब्रिज ठीक होता है, है। ठीक है, यही आंसर है क्या किसका, अंशिका? यस मैम। बाकी सबका यही आंसर था क्या, मुझे बता दो थोड़ा। यस मैम। यस So, देखो दिस इज स्ट्रक्चर, आई थिंक अभी ध्यान रह जाएगा। अर्पिता नहीं हुआ था, देखो इधर। यस मैम। टेट्राहेड्रल है 1 2 3 सॉरी, टेट्राहेड्रल है पहली बात तो, और ऑक्टाहेड्रल तो नहीं है, बी हटा दो। और कंटेन MnO Mn ब्रिज, यस। तो ANCR करेक्ट, बाकी सारे गलत है। हो जाएगा ये क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन था ये वैसे। चलो अब आ जाओ JEE के PYQ। कुछ मेरे को अच्छे PYQ मिले थे, तो मैं वो आपसे पूछती हूँ। ये पता है PYQs मैंने इसलिए लाए हैं क्योंकि ये जो रिएक्शंस अभी हमने पढ़ी है ना, उसके डीप में जाके जो है ये क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं। एक बार ट्राई करना, अगर आपने कर लिया तो इट मीन्स आप लोगों का चैप्टर पक्का स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ से नंबर नहीं कटवाओगे। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, ध्यान से सुनना, ऑक्सीडाइज ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, आपको बताना है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नीज प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द अबव रिएक्शन। वर्ड्स को पकड़ो कि क्या बोल रहा है वो। चलो 15 सेकंड ले लो इस क्वेश्चन के लिए। हो सकता है कुछ बच्चे एनसीईआरटी की बुक पन्ने पलटे हों देखने के लिए वो रिएक्शन, तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लो। ठीक है, एसिडिफाइड, एसिडिक मीडियम में बात की है। प्लीज रेज योर हैंड। प्रियांशु हो गया क्या तुम्हारा? हाँ मैम। अच्छा, बाकी लोग करो। शैली? यस शैली? मैम, कर गया है। अच्छा, ओके, तो ओके, हाँ कोमल आप बताइए बेटा। मैम 6। कैसे आएगा थोड़ा मेरे को बता दो। मैम इसमें वही वाली रिएक्शन है, वो जो ऑक्सलेट को CO2 में बदलेगा, तो उसमें एसिडिफाइड दिया है तो Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी, तो यानी D5। और उसके लिए जो मतलब हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 5.8 और नियरेस्ट इंटीजर 6। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी अगर पेपर में आ जाए तो? 5.8 नियरेस्ट इंटीजर 6। इससे मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा और कुछ मतलब पूछेगा उस रिएक्शन से। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं, प्रैक्टिस कर लो। आ जाओ। द नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स, हाँ सामने यहाँ भी देख लिया। द नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट B obtained from the following reaction is। आ जाओ। द नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम इन द प्रोडक्ट B obtained from the following reaction is। पहले तो ट्राई करो कि ना देखना पड़े एनसीईआरटी में से, बट बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा तो देख सकते हो। लेकिन आज के लिए
अदरवाइज आप लोग अच्छे से वो कर लीजिए फिर लर्न। हाँ, तो देखो ये रिएक्शन देखी देखी सी लग रही है क्या? देखी देखी सी लग रही है ये रिएक्शन बच्चों? ओके, हैंड रेज हो गए क्या यहाँ पे बच्चों के? चलिए, दिया का हो गया, प्रियांशु का हो गया, शैली का हो गया है, विवेक का हो गया है, सामिया का हो गया है। सामिया तुम बताओ। मैम इसमें Cr2O7 बनेगा ना? हाँ वही बनेगा, तो क्या होगा फिर? तो कितने होंगे टर्मिनल ऑक्सीजन एटम? मैम मैं बताऊं? 7। अच्छा दी आप टर्मिनल, सॉरी बताओगी? मैम। दिया मैम 6। मैम 6। 6। ठीक है, ये वाला था ना तुम लोगों का, तो यही पूछा है इसमें टर्मिनल। सबका यही आंसर था, आई होप कि यही आंसर। यस मैम। ये डाइकोमेट जो टर्मिनल के 6 होंगे। हाँ, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इसको देखो ध्यान से पढ़ो। एसिडिफाइड मैग्नेट आयन सॉल्यूशन अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग मैग्नीज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और भी अंदर चला गया ये इक्वेशन के, ध्यान से पढ़ो और ट्राई करो इसका आंसर करने का। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्योंकि जो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि आप लोग जेई के क्वेश्चन करके जाइए, वो आप मत करिए, मैं ही करवा दूंगी वो आप लोगों को। तो आप लोग अपना नीट का करिए, मतलब नीट का करिए इन द सेंस कि आप लोग जो मैं आप लोगों को पहले करवा चुकी हूँ उसको ही रिपीट करो बार 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 बार। और बाकी जो एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन होंगे जो मुझे लगेगा वो मैं करवाऊंगी, उसकी तुम टेंशन मत लो। ठीक है, आप लोग बस अपना काम कीजिए। हाँ जी, आया क्या? कुछ आंसर तक पहुंचे आप लोग? ओके। मैम मैं विवेक, बताऊं? विवेक नहीं, आप नहीं बेटा, विवेक। +7 होगा। +7 होगा। क्या किया आपने, थोड़ा बताना। मैम मैंने ना पर मैग्नेट वाली रिएक्शन देखी और उसमें अच्छा, ये वाली? यस मैम यहाँ पे, और इसी से अच्छा, मैंने निकाला। ओके। प्रियांशु? मैम 4 आ रही है। 4 आ रही है क्या? हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ मैम 4 आ रही है। MnO2 बनेगा ना मैम, पहले Mn2 प्लस और MnO2 बनेगा ना, तो हायर MnO2 बनेगा और Mn2 प्लस। पक्का Mn2+ कहाँ से बनेगा? एक बार फिर चेक करो सारे। साक्षी? मैम 0 बोर मैग्नेट्रॉन आ रहा है मेरा। मैम मेरा भी 0 आ रहा है। अच्छा, स्पिन ओनली पूछा है क्या? सॉरी सॉरी, अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको, एक मैंने गलत पढ़ लिया। हाँ 0 आएगा इसका आंसर। इधर आओ, वो वाली ये वाली देखो, चलो मैं ये दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो कहाँ गया जो मैंने कहा था सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन, ये देखो, इधर आओ। क्या बनता है प्रियांशु जी? इधर देखना, +6 से +7 और +4 में जा रहा है वो। ओके, ध्यान से देखो मैंने सारे। +7 वाली देखी मैंने थी। पेज नहीं पलटे थे, मैंने देखा नहीं। देखा नहीं, देखना है तो MnO2 हो गया और एक आपका बन जाएगा उसमें +7 में जाएगा। ठीक है, MnO4 नेगेटिव, ये आपका हो गया। एक मिनट रुको, ये मैग्नेट था जो आपको बोला है क्वेश्चन में, और यहाँ पे आपका MnO2 बनेगा और MnO4 नेगेटिव, तो इसमें +7 होती है, इसमें +4। अब आओ, वो बोल रहा है उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है जिसका आपका हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो यानी कि इसका बताना है। तो Mn+7 तो पूरा खाली हो गया, डी और डी खाली हो गया, तो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो म्यू इज इक्वल टू N*(N+2) 0 बोहर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। हो जाएगा ये क्वेश्चन? मैंने बस +7 ये बताया। सिर्फ क्वेश्चन मेरा दिखाने का यही है, कराने का यही है, ताकि आप लोग ना बहुत अंदर तक पढ़े और ये रिएक्शन टिप्स पे रट जाए, बस इसलिए करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। द रिएक्शन ऑफ H2O2 विद पोटेशियम, अभी करवाया मैंने, H2O2 विद पोटेशियम पर मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेनली, ये नीट का था।
बाकी बच्चे ट्राई नहीं कर रहे हैं क्या? सलोनी, सानिया, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन में हैंड रेज नहीं हुआ बेटा? आई डोंट नो व्हाई। आप लोग मुझे क्लास के बाद बताएंगे रीजन कि आप दोनों ने एक भी क्वेश्चन में क्यों हैंड रेज नहीं किया। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताएंगी गुंजन गर्ग। मैम बी। बी, MN+4। यस मैम। MN2+। अभी बताया था ना KMNO4 जब एसिडिक मीडियम में जाएगा और H2O2 के साथ करेगा तो आपको मेनली क्या मिल रहा है? Mn2+ आता है ना मैम इसमें तो। ठीक है, हाँ, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है ना एसिडिफाई मीडियम में, 135 बना, ऐसे याद रखो। यस मैम। ठीक है, तो आपको ये मिलेगा ना बेटा। ठीक है, और यहाँ पे H2O और O2 निकलता है। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन चलो ये तुम कर लेना, ये तुम्हें होमवर्क दिया मैंने, है ना, अभी करवाया था ये तो। टोटल नंबर ऑफ MNO बॉन्ड इन Mn2O7 कर सकते हो क्या? आवाज निकली नहीं है तुम लोगों की। यस चलो मैम। अभी रहने दो, अभी करो, अभी करो। कर लिया। सलोनी, आप बताएंगे इसका आंसर। भावना प्लीज आप भी ट्राई कीजिए। बाकी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि क्लास में आए हो तो पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए मुझे, वरना कोई फायदा नहीं है। सलोनी है क्या वैसे यहाँ पे? जुनैद, निगम, एक भी नहीं बता रहे तुम लोग। हाँ जुनैद, आंसर बताओ इसका। मैम 4। 4 आएगा क्या? 4 आएगा क्या? बताओ मुझे सारे नो मैम। सी होगा मैम। नो मैम सी होगा। आएगा इसका। 6 होगा मैम। सी आएगा। मैम अभी तो बताया था कि जो टर्मिनल उस ये पे भी हमारे को स्ट्रक्चर लगेगा से ना होगा 16। क्वेश्चन। ध्यान रखना, MNO पूछा है। अगर वो पूछता ना MNO MN भी बता दो, वैसे पूछेगा नहीं फिर तो क्वेश्चन में बचेगा ही क्या। ठीक है, तो ध्यान रखना उसने पूछा क्या है। ठीक है, वैसे वो आंसर में भी नहीं था, अगर आप लोग बोलते भी 7 8 बोलते भी, वो आंसर उसमें भी नहीं था, ऑप्शन में भी नहीं था। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। ये जेई का था, आप लोग देख रहे होंगे ना, जेई के थोड़े ऐसे हैं, ट्विस्ट करके दिए हुए क्वेश्चन, नीट के बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों करो प्रैक्टिस। दिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ MnO4 2 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मैग्नीज कंपाउंड्स A and B, राइट। इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन B, हमें नहीं पता B क्या है, बट उन्होंने बता दिया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn। ये वाला नहीं आया क्या? लास्ट क्वेश्चन नहीं आया बेटा समझ में? अच्छा मैं बताती हूँ, पहले एक बार ये कर लो। Mn in B is smaller than that of A, thus spin only magnetic moment of B। मैं बताती, एक काम कर अर्पिता, तब तक उसका स्ट्रक्चर देख बेटा। Mn2O7 का स्ट्रक्चर देखो एक बार बुक में। हाँ, ये किस किस का हो गया? मैम हो स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं 70 और लास्ट तक रुकते हैं ओनली 55 के अराउंड। शिवम बेटा एक भी नहीं बताया तुमने। विशाल ने भी नहीं बताया। ओके अनुस्वा, इट्स ओके। इमरूज ने भी नहीं बताया, ना साइमा ने बताया। अलीशा हो क्या क्लास में या नहीं? एक भी नहीं आंसर किया तुमने आज। मुस्कान, सानिया, कोई आंसर नहीं कर रहा भाई आज तो। ठीक है, ओके ओके, इसका आंसर कोमल देंगी। मैम इसका आंसर 4 है। 4 है, बाकी लोग? और ये क्या मेरा 5 आ रहा था। 5 आ रहा था दीपक। देखो MnO4 नेगेटिव से एक तो सॉरी 2 नेगेटिव में आएगा, मैं बार बार नेगेटिव लिख रही हूँ। MnO2 और MnO4 नेगेटिव में चेंज हो रहा है, राइट।
इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, इसकी है +7। तो आपसे पूछा है बी स्मॉलर, यानी कि ये बी है, ये ए है, राइट। Yes, और ma'am. Mn+4 क्या होता है, D3 होता है, यानी कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि 3.8। अब 3.8 को इसने पूछा इंटीजर, तो 4 इज द करेक्ट। यस 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 यस, जिसने भी 4 बोला था, आई थिंक कोमल तुमने ही बोला था 4, और बाकी भी कुछ बच्चे बोल रहे थे, तो वेल डन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी कर लोगे क्या अगर डीप में पूछा जाए तुम लोगों से? यस मैम। ठीक है, एक ये क्वेश्चन और कर दो, बाकी फिर मैं ये कराती हूँ। ये वाला थोड़ा जल्दी करो क्योंकि अपने पास 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स में लेंथेनॉइड्स कराना है, मैंने एक्टिनॉइड्स कराना है। चलिए, in neutral or faintly alkaline medium, KMnO4 being a powerful oxidant can oxidize thiosulfate almost quantitatively to sulfate. In this reaction, overall change in oxidation state of manganese will be. हाँ जी, वही 5-6 बच्चे ही हैंड रेज कर रहे हैं, सिर्फ वही 5-6 बच्चे ही हैंड रेज कर रहे हैं। दीपक प्रजापति, मैम डी। 3 आएगा क्या? यस मैम। 135 बना से ध्यान रखो, ठीक है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यस 3 इज द करेक्ट। ठीक है, चलो आ जाओ जी, अब इधर आ जाओ। ओके अर्पिता, वो हो गया था क्लियर तुम्हारा, दोबारा बताऊं? ये देखो, ये देखो, ये पूछा था ना MnO बॉन्ड बताना था टोटल, है ना? तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओके मैम। मैम क्या वो मैंने जूम कर रखा था ना, तो मेरे को आधा ही स्ट्रक्चर दिख रहा था उसका। अच्छा ठीक है, तो मैं चलिए सोच रही इसमें 6 कैसे है। ओके। चलिए ये वाला क्वेश्चन कह रही हूँ, लेंथेनॉइड्स। अब देखो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट कि नहीं आते हैं, बट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो आप लोगों को आनी चाहिए। पहली चीज, इसका आप लोगों को पूरा लेंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, ठीक है। जो मैंने वो ट्रिक बता रखी थी, आप लोगों को ट्रिक आनी चाहिए। ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यू घड़ी तुम्हें दी और तुम ये भी लौटा रही हो, ये ट्रिक है। आई होप कि सबको आती हो, नहीं आती है तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये लेंथेनम है, सीरियम। अगर इनके नाम नहीं पता कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नाम से तो लेना देना है नहीं, आपको सिंबल जरूर पता होने चाहिए। लेंथेनम का La होता है, सीरियम, Pr, Nd, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और लेंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन तो सबकी पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जैसे देखो ना, लेंथेनम है तो क्या ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ध्यान रखना, लेंथेनम और एक्टिनियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपके जो सीरियम टू लुटेशियम है उस से सिमिलर है, इसलिए इनको भी इसी के साथ पढ़ा जाता है, राइट। 5d1 6s2, तभी इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में गया, एफ में नहीं गया, बिकॉज इट्स अ डी ब्लॉक एलिमेंट। सीरियम की एक्सेप्शन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें 4f1 और 5d1 फिल हुई है, बाकी सारा ठीक है। 4f3 4f4 5 6 7, गैडोलिनियम में देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके 5d1 में चला गया, देख पा रहे हो बच्चों, क्योंकि 4f में हाफ फिल्ड हो गई है वो 7, क्योंकि मैक्सिमम 14 आ सकता है। फिर 9 10 11 12 13 देखो, लुटेशियम में भी देखो 4f14 5d1 है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे? यस मैम। पक्का, ठीक है। ये इसकी ध्यान रखनी है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे, एक बार मैं हाईलाइटर ले लूं। ये देखो पहली चीज तो इधर आओ, जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं, ये सारा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, सारा A to Z। सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं एंड टार्निश रेपिडली इन एयर। अगर एक्सेस ऑफ एयर की उसमें आ गई है प्रेजेंस में, तो उनका जो कलर है एकदम उसका टार्निश हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो सबसे हार्ड कौन सा होता है इसमें? समेरियम होता है। कौन सा होता है? समेरियम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट रेंज लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत अच्छे मेटल होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है जी, दिख रहा है? ठीक है, इस लाइन को देखो, लर्न करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज छोड़ दो। कि डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज, ये वाली
स्मूथली एक्सेप्ट फॉर यूरोपियन एंड यटरबियम। अगर आपको लग रहा है बहुत हैवी हो रहा है तो मेरे छोड़ दो, क्योंकि मैं लर्न नहीं करवा रही हूँ उसको, मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। उसके बाद ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्राइवेलेंट होते हैं, बच्चों ध्यान रखना, जो लेंथेनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? +3 होती है। की बात कर रहे हैं वो। ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स कलर्ड होते हैं बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। कलर किस वजह से आएगा? अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर देखो कहाँ गया पेन, ये रहा। अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर दिखाएंगे। किसकी वजह से? एफएफ ट्रांजिशन की वजह से। किसकी वजह से? एफएफ ट्रांजिशन की वजह से बच्चों। ठीक है जी, हाँ जी, पल्ले पड़ा। ठीक है, अगर जैसे अपना डी वाले में इलेक्ट्रॉन थे ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो डी ट्रांजिशन होती थी, वैसे इसमें एफएफ ट्रांजिशन होती है, राइट। लेकिन ध्यान रखना, अगर जो हाफ फील्ड लाइक गैडोलीनियम 3+, ये कलरलेस होता है। आप लोगों को मैंने बताया था डी ब्लॉक में, ठीक है, कि अगर हाफ फील्ड है वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा ट्रांजिशन करने में। और इसमें तो साफ मैंने लिखवाया था जब मैंने आपको ये कराया था कि ध्यान रखना गैडोलीनियम +3 कलरलेस होता है। ठीक है, ये देखो, इधर आओ, इधर आओ। La3+ एंड ल्यूटेशियम 3+ कोई कलर नहीं दिखाते। क्यों? या तो फुल्ली फील्ड में लेंगे, ठीक है, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे उसमें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एब्जॉर्प्शन बैंड जो होते हैं इसके नैरो होते हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज की गई तो देखा गया कि जो इनके जो लेंथेनॉइड्स के जो बैंड्स आते हैं, एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं, वो नैरो होते हैं लाइक दिस, और जबकि डी वाले के ऐसे ब्रॉड बैंड होते हैं। बस इसका रट्टा मार लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है, ओके। उसके बाद द लेंथेनॉइड्स आएंगे, देखो La3+, सीरियम +4, ये क्या है? कलरलेस है, देख पा रहे हो, क्योंकि इसमें F0 है। यटरबियम 2+ और लुटेशियम 3+, ये भी क्या है? डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इनके पास क्या है? F14 है। क्लियर? बाकी सारे पैरामैग्नेटिक, ठीक है, बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख के निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन क्या क्या ध्यान रखना है अभी तक? कॉन्फ़िगरेशन सारी पता होनी चाहिए। +3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं, टार्निश रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ एयर। समैरियम सबसे हार्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा जो ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं एज सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है जी। एब्जॉर्प्शन बैंड नैरो होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एफएफ ट्रांजिशन की वजह से कलर आएगा, ठीक है। जो फुल्ली फिल्ड है या हाफ फील्ड है या जिनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है वो डायमैग्नेटिक होंगे और वहां पे कोई एफएफ ट्रांजिशन नहीं होगी, यानी कि F0 में, F14 में और F7 में कोई ट्रांजिशन नहीं होगी। क्लियर है इतनी बार? मैम, हाँ मैम गैडोलीनियम भी तो कलर शो करना चाहिए, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ना सर? हाँ बिल्कुल है, गैडोलीनियम 3+ में F7 है, याद है मैंने तुम्हें कलरलेस लिखवा रखा ना वो। हाँ जी, क्या आपने उसे कलरलेस लिखवा रखा है मैम, एफएफ ट्रांजिशन तो वो भी दिखा सकता है। सुनो मैं बता रही हूँ, याद करो Mn2+ बताया था मैंने, उसका पेल पिंक कलर आता है, बिल्कुल पेल पिंक दिखता, वो कलरलेस ही है। वो इसी वजह से क्योंकि हाफ फील्ड है, उसमें ट्रांजिशन तो होती है लेकिन जो कलर है वो इतना बिल्कुल पेल कलर का दिखाई देता है। और गैडोलीनियम 3+ का हालांकि एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा, बट ये क्वेश्चन आया था एक बार, तो जब मैंने स्टैंडर्ड बुक में देखा तो वहां पे इसका साफ लिखा हुआ था दिस इज कलरलेस, ठीक है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कलरलेस होगा क्योंकि हाफ फील्ड है, ट्रांजिशन नहीं करना चाहेगा, ठीक है। गैडोलीनियम 3+ कलरलेस होता है प्रियांशु, ठीक है। उसके बाद देखो लेंथेनॉइड्स, अभी मैंने कहा टिपिकली मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है। क्यों? ये देखा गया कि जो उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है ना, देखो इधर, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट डबल, और ये किसमें होता है? हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल में होता है, याद करो वो दिन, ठीक है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा एक बार इधर देख लो, कहाँ गया ये, क्या है? एंथैल्पी ऑफ कंसिडरेशन, हाँ ये नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी पे इस पे क्वेश्चन नहीं आते, ध्यान रख लेना जो हाफ फील्ड है फुल्ली फील्ड है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, बस, और याद नहीं रखना। ये चार्ट ध्यान रखना बच्चों, ये चार्ट ध्यान रखना कि एसिड्स के साथ कराओगे तो जैसे अपन याद करो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल है, जब एसिड के साथ रिएक्शन कराती थी तो H2 गैस रिलीज होती थी, राइट। तो इसमें भी ये है, ठीक है। लेंथेनम ऑक्साइड बनेगा, सल्फर की प्रेजेंस में सल्फाइड बनेगा, हेलोजन की प्रेजेंस में ये बनेगा हैलाइड, वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। कार्बन की प्रेजेंस में कार्बाइड बनते हैं, नाइट्रोजन की प्रेजेंस में नाइट्राइड बनते हैं, ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेसिसिटी का, बेसिसिटी का, कि अगर आप लेंथेनम से लेकर लुटेशियम तक जाओगे, ध्यान से सुन लो मेरी एक एक बात,
तो यहाँ पे बेसिसिटी का क्या होगा? मैम डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है। क्यों होती है प्रियांशु डिक्रीज? मैम बॉन्ड का होता है कि साइज, मैम सेट साइज घटता रहता है हाँ, इसलिए। यहाँ पे इधर देखो लेंथनम का साइज जो है बड़ा है एज कंपेयर टू लुटेशियम, और OH है छोटा, तो बड़ा छोटा बॉन्ड वीक, इजिली OH नेगेटिव जो है सॉल्यूशन में मिल जाएगा, तो बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट बेसिसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। उसके अलावा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी मेरे बच्चों को ध्यान रखना है। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, और जिसकी वजह से जो 4D और 5D सीरीज के मेंबर्स होते हैं लाइक जिरकोनियम, होफ्नियम हो गया, मोलिबेल्डियम, टंगस्टन हो गया, इनकी रेडियाई क्या होती है? कंपेरेबल होती है। याद आ रही है इन चीजें? यस मैम। ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या है, ये देखो, इस पे तुम हाईलाइट कर लो बच्चों। ये देखो मिक्स्ड मेटल इसमें यूज होगा। कहाँ यूज होता है, एप्लीकेशंस क्या है लेंथेनोइड की, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। मिक्स्ड मेटल इसमें क्या क्या होता है? 95% आपके लेंथेनोइड मेटल्स होते हैं, 5% आयरन होता है। ये आप लोगों का है कि आप लोग कितना अच्छे से इसको याद कर पाते हैं। ठीक है, बुलेट्स और शेल लाइटर फ्लिंट बनाने में काम आता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टेलीविजन स्क्रीन में, पेट्रोलियम क्रैकिंग में, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन है एग्जामिनर पक्का पूछता है यूजेस वगैरह से। ठीक है, तो आपको इसको बहुत बिल्कुल अच्छे से लर्न नहीं करना, सिर्फ ऊपर ऊपर से ध्यान रखना है कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें थी, क्योंकि 4 में से 1 करना है ना आप लोगों को, तो 4 में से 1 करना। अगर आप लोगों ने ऊपर ऊपर से भी इनको पढ़ा होगा तो आप लोग आंसर कर देंगे इसका। ठीक है जी। उसके बाद है ये देखो, कहाँ गया पेन मेरा, ये रहा। ये देखो, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की नीड नहीं है। अगर किसी को पहले से आती है तो कर लो, अदरवाइज नहीं करने की नीड आपको। ठीक है, इसमें भी हालांकि मैंने ट्रिक बता रखी है, वो ट्रिक करनी है तो कर सकते हो, बट अदरवाइज आप जो है रहने देंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, ठीक है जी, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, नहीं देते हैं पेपर में। फिर भी किसी को करनी है तो मैंने ट्रिक बता रखी, एक्टीनियम थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, है ना, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स ला रही है, अगर किसी को याद हो तो, मेरी क्लास ली है तो आपने। ठीक है, इनके सिंबल्स ध्यान रख लेना कृपया करके, सिर्फ सिंबल साइंटिस्ट के नाम पे हैं, कुछ कंट्रीज के नाम पे हैं। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है कि नेप्टूनियम और प्लूटोनियम की सबसे ज्यादा इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, फिर यूरेनियम की कम करते जाओ, जैसे मैंने उसमें याद कराई थी 6, इसमें 5। एक्टीनियम ऐसा जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते 3, इसमें भी वही सेम है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसमें? 3 होगी। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 3 होगी इसमें। ये देखो सबकी 3 आ रही है। ठीक है, और जो आपके एक्टिनोइड्स होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। वाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि जो इधर आओ, क्योंकि जो 5 और 6D में होता है उनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कम होता है, तो 5F के भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट इज वाई एक्टिनोइड्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जबकि लेंथेनोइड्स आपने देखा होगा ज्यादा नहीं दिखाते, +3 या +4 तक मैक्सिमम जाते हैं। रीजन? क्योंकि 4F क्या होता है? डीपली बरीड होता है। ठीक है, थोड़ा पेनिट्रेट करता है टूवर्ड्स न्यूक्लियस, जिसकी वजह से 4F के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये दोनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें जो सीरियम +4 होगा, मैंने यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, ध्यान रखना बच्चे, सीरियम +4 और आपका टर्बियम +4, ये अच्छे क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने वो स्निपिंग नहीं लगाई है यहाँ पे। और यूरोपियम 2+ और एक और था यटरबियम 2+, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, और इसको जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं सीरियम +4 को। याद है ये चीजें? भूल गए? मैम यूरोपियम के बाद क्या लिखा था? यूरोपियम के बाद लिखा है बेटा यटरबियम, YB। यहाँ पे +3 लिखा हुआ है कोमल, थोरियम +4 लिखा हुआ है। नहीं, जो लिखा हुआ है वही आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा, थोरियम +4। ठीक है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट कौन सी है? पहली चीज नेप्टूनियम और प्लूटोनियम। क्या क्या याद रखना, इधर आओ। नेप्टूनियम और प्लूटोनियम ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। एक्टिनियम क्या दिखाता है? इनकी इतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है, जबकि लेंथेनोइड्स में तो कुछ ही थी। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसमें भी एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होती है बच्चों, और इवन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो इसमें 5F है, जो 5F है वो क्या है? ज्यादा पेनिट्रेट नहीं है टूवर्ड्स न्यूक्लियर। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है?
अट्रैक्शन ज्यादा होता है और साइज जो है और छोटा हो जाता है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से, ये मेरे बच्चों को ध्यान रखना है इस चीज में। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर ध्यान रखना 4F डीपली बरीड होता है, 5F क्या होता है, लेस पेनिट्रेटिंग होता है, मतलब टुवर्ड्स द एनवायरमेंट ज्यादा एक्सटेंड होता है वो, ठीक है जी। ओके, ये है आप लोगों की कुछ ऐसी चीजें जो खुशबू मैम तो नहीं कराएगी, ये आप लोगों को करनी है। और मेरा दिल कह रहा है अगर उसको यूजेस से क्वेश्चन बनाना हुआ यहाँ से देगा। क्या ध्यान रखना, इधर आओ बता देती हूँ मैं आपको कि पिगमेंट इंडस्ट्री में कौन यूज होता है, टाइटेनियम का ऑक्साइड TiO, ड्राई सेल में MnO2, राइट, ठीक है। और उसके बाद V2O5 कैटलिस्ट, ठीक है, ये यूज होता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस में। जिगलर नाटा कैटलिस्ट। हैबर प्रोसेस में कौन होता है, देखो आयरन कैटलिस्ट आर यूज इन द हैबर प्रोसेस, देख पा रहे हो बच्चों, ठीक है। और फोटोग्राफिक में कौन, AgBr का यूज किया जाता है, देख पा रहे हो। वेकर प्रोसेस में कौन होता है, ये देखो, वेकर प्रोसेस में होता क्या है, इथाइन का ऑक्सीडेशन होता है इथेनॉल में। कैटलाइज कौन करता है रिएक्शन को, पैलेडियम क्लोराइड। ध्यान रखना वेकर प्रोसेस में कौन यूज होता है, PdCl2। हैबर प्रोसेस में आयरन यूज होता है। हाइड्रोजनेशन में निकल यूज होता है। फोटोग्राफी में AgBr यूज होता है। ड्राई सेल में MnO2। पिगमेंट इंडस्ट्री में टाइटेनियम ऑक्साइड। ऐसे ही करना है जैसे मैं बोल गई 1 मिनट में। कॉइनेज मेटल कौन कौन से होते हैं, सिल्वर गोल्ड, देख पा रहे हो। ऐसे ही लर्न करना जैसे मैं बोल गई आपको, वैसे ही करना है आपको, ठीक है जी। क्वेश्चन करोगे, 1 2 3 क्वेश्चन है, आ जाओ, आओ बच्चों। ये वाला क्वेश्चन करो, इनमें से कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, ये तो अभी करवाया मैंने। इनमें से कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समेरियम 2+, सीरियम 2+, सीरियम +4 या टर्बियम +4। अच्छा, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। हाँ, अभी तो हैंड रेज होने चाहिए भाई। शिवम गुप्ता, मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी या बी, मैम डी 4। डी होगा, यस, CND, यस, सीरियम +4 एंड टर्बियम +4 आपका क्या है बच्चों, डायमैग्नेटिक या कलरलेस है, ये तो अलग बात है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ये खुद को रिड्यूस करने में कहाँ जाना चाहेंगे, +3 में, क्योंकि सबसे मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों लेंथेनॉइड्स की, +3, दैट इज दे बिहेव एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। चलिए ये वाला कीजिए बेटा। Most common oxidation state of lanthanoid element is +3. Which of the following is likely to deviate easily from +3 oxidation state? Take 5 seconds. करिए बच्चों। बाकी लोग क्लास में नहीं हो या छोड़ गए हो क्लास को, वो लॉग इन करके। दीपक प्रजापति, आंसर बताओ इसका। नहीं बताना। मेघा बिष्ट, मैम ए होगा। ए ही होगा। अभी तो बताया तुम लोगों को मैंने, सीरम +4 दिखाता है भाई, यही तो डेविएट करता है अपनी +3 से। गैडोलिनियम को मैंने बताया क्या, लुटेशियम को मैंने बताया क्या, लेंथनम को मैंने बताया क्या, नहीं बताया। नहीं बताया तो फिर ओके। देखो सारे सीरियम पे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा सीरियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको तो, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी क्या क्या स्पेशलिटी है, कैसे बिहेव करता है ये। सीरियम 4 हैज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये पूरा ना आप एफलोक आज एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, इसमें मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्निपिंग थी वही लगाई थी, ठीक है। और आप बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर करेंगे एनसीईआरटी में से रीड आउट करके, कौन कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये वाले भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ कुछ चीजें और हैं जो आपको अपने एनसीईआरटी से कवर करना है, मेक श्योर बच्चों। ओके, क्या पूछा हुआ है इसमें, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ बेटा, बताओ जल्दी, फिर क्लास ओवर करूं। और बताओ मैम। बताओ जी। मैम बी। It will prefer to gain an electron and act as, yes, यही होगा इसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा
और सीरियम +3 में जाना चाहेगा और ये बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये चीजें थी जो मैंने अपनी तरफ से करवाया है आप लोगों को D&F लोग, और अब आपको देखना है कि आप कैसे करते हो उसको। ठीक है, सारे क्वेश्चन सब आप लोगों के पास हैं, अब करता कौन है ये तो मैटर करेगा। आज मैंने देखा है कि बहुत बच्चे तो आंसर ही नहीं कर रहे थे, मतलब क्लास में पढ़ते ही नहीं हो। ठीक है, तो ठीक है, ओके, मुझे क्लास में वही स्टूडेंट्स चाहिए बच्चों जो पढ़ते हैं। ठीक है, ओके ओके, समराइज तो क्या ही कराऊं, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है जो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताया था। नीट के PYQs होने चाहिए। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर कर लिया अपनी साइड से, हो सकता है कुछ बच्चों ने ना किया हो ये चैप्टर, तो इसको करो, मेरे नोट से करो, वहां पे जो क्वेश्चन है वो करो, नीट के PYQs लगाओ, 1 घंटे में लगा दोगे सारे। ठीक है, उसके बाद अगर ये हो गया तो NCERT एग्जाम्पलर। ठीक है, बस जेई के मैंने तुम्हें सारे करवा दिए 2 साल में जो भी आए थे, तो उसकी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना भी करोगे तो चलेगा, तुम पहले ये कर लो, वही बहुत है मेरे लिए। नीट के PYQs, NCERT एग्जाम्पलर, और NCERT तो रीड करनी ही है लाइन बाय लाइन, जैसे मैंने आपको तरीका बताया करने का। NCERT रीड लाइन बाय लाइन, स्पेशली इस चैप्टर में बोल रही हूं मैं। ठीक है, और बस यही करना है आपको। नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूंगी तो आपसे नए चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ मिलूंगी। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को मिलेंगे, और ध्यान रखना जो ये 2005 में क्वेश्चन पूछा था ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आने लग गए हम नीट में, ध्यान रखना। इसके लिए आप लोगों को बैलेंसिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आप लोगों को ये करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी तो मेरी क्लास है, कुछ हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है।